हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम फ्रॉम आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट सेकेंड। ये मोस्टली या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके पास ही होगा। किसी के पास भी अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे। जाके आपके इतने जो सारे क्वेश्चन लेंगे, आपके जो पूरा जो होल सिलेबस है उसको कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हो सकता है जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आ सकता है। हमारा जो मोटिव होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने का, कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, तो आपके एग्जाम में जो आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। जैसे हम हर बार अपनी वीडियो लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, तो हमारा मोटिव यही होता है कि आपको जो अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सिलेबस है वो एक रिविजन वन शॉट में कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर इस पीडीएफ को अगर किसी को बाय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज कर लीजिए। 30 रुपीज़ पर प्राइस है पीडीएफ का, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं अगर किसी को लेना है। अदरवाइज आप लोग वीडियो देखकर भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जो भारतीय संदर्भ में जो कृषि पर जलवायु के क्या परिवर्तन हुए थे, उनके क्या प्रभाव हमें देखने को मिले थे, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके ऑप्शन में ना जैव विविधता के महत्व के बारे में बात करेंगे, विभिन्न जो उस और जैव विविधता के कैसे जो खतरे मंडरा रहे हैं उसके ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों जो क्वेश्चन है ये एक जलवायु इस पे निर्भर है, और ये जैव विविधता के महत्व और इसके बीच में जो खतरे आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में बात करें। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कि यहाँ पर मोस्टली जो यहाँ पर जो कृषियाँ हैं, मतलब जो जो किसान वगैरह हैं, जो कृषि ज़्यादातर होती है वो हमारे भारत देश में ही होती है। अगर हम यहाँ की आप बात करें तो जहाँ लगभग जो 60% जनसंख्या है, वो आप डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, ये लोग कृषि पर ही निर्भर है। आप लोग भी कृषि पर, हम लोग जैसे ह्यूमंस की बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जैसे किसान, जो ह्यूमंस की बात करें, जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी तो हम लोग डिपेंड है, क्योंकि वो हमें अनाज देंगे, तो उसी के थ्रू हम अपने जो भोजन है, तो हम उस एग्जैक्टली अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोलो, लेकिन आप डिपेंड तो पेड़ पौधों के ऊपर ही हो। लेकिन लोग धीरे धीरे पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो इन सब से जो हमारा जो पर्यावरण है वो भी नष्ट हो रहा है, उसमें काफी ज्यादा बीमारियां वो इसी कारण से फैल रही है। क्योंकि जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जो लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होने लगी थी, बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि वो मीट वगैरह, मतलब इस सब से इम्यूनिटी मजबूत करने को, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको कोविड-19 हो जाता था और उनकी मौत भी हो जाती थी। तो बेसिकली यही है कि जो अब वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, तो वो हमारे जो जो कृषि है, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे पर्यावरण को ठीक रखते हैं। तो जो अब इतना हो रहा है कि जो लोग अपने घर बनाने या अपनी फैक्ट्रियां बनाने या बेसिकली कोई भी उनकी जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो काफी टाइम से जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब पेड़ वगैरह हो गए वहाँ के, जैसे एरिया हो गए, तो उस चीज को वो लोग खत्म करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो जो पेड़ों की संख्या है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो यही लाइन है कि ये लाइन मैंने आपको बता दी है कि हम लोग कृषि पर इंडिपेंडेंट है, ये आपको भी पता है। जो भारत में जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है और जो जैविक संपदा से भरपूर ये हमारा देश रहता है, लेकिन अगर हम प्रकृति को ही नष्ट करते जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो हमें संसाधन मिल रहे हैं वो हमको कैसे मिलेंगे। तो जिसे जैव विविधता भी कहा जाता है। लेकिन आज हम जलवायु परिवर्तन और मानव जनित जो गतिविधियां हैं उसके कारण कृषि पर जैव विविधता और दोनों में क्या संकट आ रहे हैं, वो सब इस आंसर में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर पॉइंट्स में भी क्वेश्चन आता है, आपने पहले भी इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन मतलब एग्जाम दिया है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे वो ऑप्शन में देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पॉइंट्स करने हैं कि कोई 3 करने हैं या कोई 4 करने हैं। तो ऐसे पॉइंट से पूछ सकता है कि जैव विविधता के बारे में बताइए, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स में आ सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में पता होगा, तो इजिली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको अगर जैव विविधता है उसके बारे में पता होगा तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। तो बेसिकली यही है कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस पूरी वीडियो के अंदर क्या बताया गया है।
अगर सारे क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका जो एग्जाम है, आई एम 100% श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जलवायु परिवर्तन का मतलब यही है कि धरती का जो तापमान है, अभी देख लो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता है, गर्मियों में से गर्मियों कितनी गर्मी होती है और वर्षा है। तो बेसिकली जलवायु का जो परिवर्तन का मतलब है, सबसे पहले तो वहाँ का तापमान से है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बता रहा है। वर्षा हो गई और मौसम के जो बदलते रहते हैं दीर्घकालीन पैटर्न है, मतलब दीर्घकालिक जो बदलाव हो रहे हैं, कभी जैसे कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो रही है। तो इन सब चीज़ों से जलवायु में कब परिवर्तन आ रहा है, इसका इफेक्ट हमारी कृषि पर भी पड़ता है। और ये जो परिवर्तन है ना, ये प्राकृतिक कारणों के साथ साथ ये मानवीय, अब हम बोलते हैं ये प्राकृतिक जो कारण है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो चीज तो है, लेकिन जो हमारी जो मानवीय जो गतिविधियां, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे उद्योगीकरण, मतलब जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, और जो और हम लोग जो गंदगियां फैला रहे हैं, ऐसे हम लोग जो कूड़ा होता है, तो बेसिकली हमें एक जगह इकट्ठा, इसके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सारी कितनी सारी चीजें हमें वहां पर इसको इकट्ठा करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग कहीं भी ऐसे कहीं कूड़ा फेंक देते हैं, या प्लास्टिक जो होती है उनको जलाने ले जाते हैं, उससे जो हार्मफुल जो गैसेस हैं वो रिलीज होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी गंदा करती हैं। वनों की कटाई, अगर हम वन सारे हम काट देंगे तो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। प्रदूषण, तो इस कारणों की वजह से जो प्रदूषण है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ये जो सारे मेन कारण है, ये हमारे जलवायु को परिवर्तन करने में इनकी मदद करता है, एक हेल्पफुल रहते हैं इनके, जो जलवायु है उसको चेंज करने में। तो कृषि पे पड़ने वाले से क्या प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि फसल उत्पादन में गिरावट आ जाती है। वो कैसे? जो वर्षा है ना उसकी अनिश्चितता, मतलब पता नहीं होता ना कि हम लोग, अब किसान इस मोटिव में करते हैं कि वर्षा आएगी, वो लोग फसल उगाते हैं, लेकिन अगर वर्षा ही नहीं होती तो वहाँ की जो जो फसल है वो बेकार हो जाती है, जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश है, वर्षा है, वो नहीं हो रही है। जब वर्षा ही नहीं होगी तो जो फसल है उसको पानी कहाँ से मिलेगा, वो फसल कैसे उगेगी? और अगर फसल नहीं उगेगी तो जो किसान है उनका नुकसान होने लगेगा। अगर फसल नहीं आएगी तो लोग क्या, जो हम लोगों को जो खाना मिलता है वो कैसे मिलेगा? तो यही ये बात कर रहे हैं कि जो वर्षा की अनिश्चितता है और सूखे की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल जाती है। धान, गेहूं, दलहन, इनका जो सभी का उत्पादन है वो घटने लग जाते हैं, क्योंकि टोटली ये डिपेंड होते हैं वर्षा के ऊपर। तापमान में वृद्धि, तो फसलों की जो वृद्धि है उसकी अवधि कम हो जाती है। तापमान में अगर वृद्धि होने लगती है तो जो फसल की जो वृद्धि होने लगती है, मतलब जितनी वो बढ़ सकता था, लेकिन तापमान की वृद्धि की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही है, तो फसल की जो अवधि है वो बिल्कुल कम हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा मृदा की गुणवत्ता में गिरावट। तो इसमें जैसे अत्यधिक वर्षा होने लगती है, सूखी मिट्टी की जो उर्वरता है ना, अत्यधिक वर्षा भी हमारी जो फसल है, हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, उस वो भी चीज भी उसके लिए हार्मफुल होने लग जाती है। इससे हमारी जो भूमि है वो बंजर होने लग जाती है। थर्ड पॉइंट है कीट रोग में वृद्धि। तो जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से नीम की जो नमी है, जो मिट्टी की जो नमी है, उसको अनियमित रूप से कीट और जैसे बीमारी के जो प्रकोप है उसको ये लोग बढ़ावा देते हैं, मतलब कीड़े वगैरह होने लगते हैं, जमीन जो बेकार होने लग जाती है, और ये जो कई सारी जो बीमारियां हैं उसको भी बढ़ावा देते हैं। पशुपालन पे क्या प्रभाव पड़ा है? तो जो पशुओं का चारा है, पानी है, स्वास्थ्य है, इनकी सेवाओं के अंदर भी कमी आने लगती है जलवायु परिवर्तन के कारण। और दूध जो उत्पादन है उसके अंदर भी गिरावट आने लग जाती है। कृषकों की आजीविका पे इस पे क्या असर पड़ता है? तो जो उत्पादन से घटने से किसान की जो आय है वो घटती है, जिससे वो कर्ज में डूबे रह जाते हैं, उनको टेंशन है, स्ट्रेस लेवल उनके अंदर आ जाता है कि उन्होंने इतना कर्ज लिया है। तो अगर जलवायु परिवर्तन होंगे, फसलें खराब होंगी, तो जो किसान है वो कर्ज में डूबते चले जाएंगे। आत्महत्या, कुछ जो किसान जैसे हैं कि वो कर्ज में इस टेंशन के मारे वो लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं ये उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो जलवायु परिवर्तन है वो भारतीय जो कृषि की स्थिरता है और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ये खतरा बन चुकी है जलवायु परिवर्तन। आपको जलवायु परिवर्तन मैंने समझा दिया, प्रभाव बता दिया, क्या क्या समस्याएं लोगों को देखनी पड़ती हैं, ये सब बता दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अच्छे से टाइम कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स आप बना के भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ क्योंकि जलवायु परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से समझ में भी आ गया। सेकेंड है हमारा जैव विविधता के बारे, उसके महत्व और उसके खतरे के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता का मतलब यही है कि धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये अनेक जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसकी जो विविधता है वो पूरी ही जैव विविधता की बात करते हैं। चाहे वो पशु पक्षी हो गए, मतलब जीव जंतु हो गए, या कोई कीड़े मकोड़े हो गए, तो ये सारे ही पारिस्थितिक तंत्र का ही हिस्सा है। तो ये सभी लोग, हमारी जो पूरी बायोडायवर्सिटी है, तो ये जैव विविधता वही है। अब इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र, मैंने पॉइंट्सों में इसको बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखना, तो प्रत्येक जो जीव है वो एक विशिष्ट, मतलब हर किसी जीव का एक विशिष्ट, मतलब एक स्पेशल काम होता है, वो अपना अपना कार्य होता है जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका ये लोग निभाते हैं। तो खाद्य सुरक्षा में जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं, अलग अलग टाइप्स की, पशुएं और जो मत्स्य संसाधन है, इनसे हमारा ये आहार है, ये सुरक्षित रहता है इन सभी कारणों से। तो औषधि उपयोग, जो अनेक जो पौधे हैं, जो जीव हैं, जो अब पहले जैसे अभी के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मेडिसिन जो हमारी है वो डिफरेंट टाइप से बन के आ रही है, लेकिन पहले जब मेडिसिन, जो वेद लोग होते थे, उस टाइम में डॉक्टर्स नहीं थे, वेद होते थे, तो वो लोग जो मेडिसिन है वो पेड़ पौधों के द्वारा ही देते थे। जो औषधियां हैं उनको वहां वो पेड़ पौधों से मिलती थी। जो आजकल हम जो पेड़ पौधे खत्म करते जा रहे हैं, ये हमारे लिए उस टाइम बहुत यूजफुल थे और आज भी हैं। सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारा कि आर्थिक उपयोग क्या है इसमें। तो जैव विविधता पर जो आधारित जो कृषि है, जो पर्यटन है, जो हस्तशिल्प है और जो आजीविका के साधन है, ये सारे जो आर्थिक उपयोग से हमारे जैव विविधता पे आधारित हैं। कृषि पर हम टोटली डिपेंडेंट है, हमारी हर चीज तो कृषि है। तो वहां से जो अनाज निकलता है वो हम अलग अलग जगह जाके उसका व्यापार करते हैं, उसको बेचते हैं जाके। तो एक व्यापारी हो गया, उसके थ्रू हमें जो इनकम मिलती है, जो हमें उसकी आय मिलती है, तो ये हमारे आर्थिक रूप से भी हमारे लिए उपयोगी होता है। पर्यटन, हस्तशिल्प जैसी ये चीजें हैं, ये हमारी आर्थिक जो उपयोग है उनको पूरा करते हैं। अब जैव विविधता के होने वाले खतरे के बारे में बात करते हैं। तो वनों की कटाई, तो वनों को जो नष्ट करने से जो अन्य जो जीव है, वन्य जीव है, और वो पौधों की जो प्रजातियां हैं वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम वनों को काट रहे हैं। जो जंगल है उनको खत्म करके हम अपने घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर रहे हैं, तो इन सबसे उन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। तो जो हमारी जैव विविधता है वो खत्म होती जा रही है। तो प्रदूषण की बात करें तो जलवायु और जो भूमि प्रदूषण है, और वो जीवों की जो आवास है उसको काफी ज्यादा हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तो जो वैश्विक जो तापमान है उसकी वृद्धि से कई जो प्रजातियां हैं वो अपने प्राकृतिक जो घर है, मतलब आप बोल सकते हो कि पलायन कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु जो वैश्विक जो तापमान, जलवायु परिवर्तन के कारण से, मैंने अभी ऊपर बताया आपको जलवायु परिवर्तन में, कि जो प्रजातियां हैं, जो प्राकृतिक जो लोग हैं, वो अपने जो घर है उसको छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो खराब होने लगती है, वो लोग कर्ज में डूबने लगते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर पलायन कर लेते हैं वो। तो ये सारी जो समस्याएं उन लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण देखने को मिलती है। आक्रामक प्रजातियां, तो जो बाहरी जो प्रजातियां होती हैं वो स्थानीय जैव विविधता को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। और अत्यधिक दोहन, तो जो मछलियों का जो अधिक शिकार हो रहा है, जड़ी बूटियों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है जैव विविधता को, ये इसमें एक खतरा भी बन रहा है इसके लिए। तो यदि जैव विविधता को नहीं बचाया गया तो जो पूरी जो पारिस्थितिक जो प्रणाली है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। अगर आप सोचो, अगर जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधों को ही हम काट देंगे तो हमें जो खाना मिलता है, हमें जो फूड मिलता है, हमें हमें जो अनाज मिलता है, जो सब्जियां वगैरह, इन सब जो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी खाने की चीजें होती हैं वो भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो अगर हम इनको ही नष्ट करते जाएंगे तो हमारी जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो भी धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। तो इसलिए यही बताया गया है कि जैव विविधता को हमें नहीं बचाया गया तो हमारा जो पूरा जो पारिस्थितिक जो प्रणाली है उस पर खतरा मंडराता ही रहेगा। निष्कर्ष ये है कि भारत में जो जलवायु परिवर्तन है उससे जो कृषि को जो भारी नुकसान नुकसान पहुंच रहा है, इससे से किसान, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जैव विविधता की, तो ये केवल जो पर्यावरण नहीं है बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये भी हमारी जीवन रेखा ही है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये आवश्यक है कि सरकार, समाज और हर व्यक्ति मिलकर जलवायु अनुकूल की कृषि पद्धतियों को अपनाए और जैव विविधता को सुरक्षा करने के लिए एक नई दिशा उन लोगों को दिखाए। तभी हम एक सुरक्षित, समावेशी और सतत भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है।
किसी का कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सतत विकास की बात करें तो सतत विकास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है सतत विकास की अवधारणा क्या है और उसकी जो महत्वपूर्ण स्तंभ पॉइंट्स हैं उनको आपको डिटेल्स में बताना है इस क्वेश्चन में। इसके ऑप्शन में है कि भार जो पर्यावरण पर जो अम्लीय वर्षा है उसके क्या कारण थे, किस कारणों की वजह से अम्लीय वर्षा हो रही थी और अम्लीय वर्षा होने के प्रभाव से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, क्या समस्याएं देखने को मिली, उसके प्रभाव क्या थे, एग्जैक्टली यही पूछा है। तो सबसे पहले विकास के बारे में बात करते हैं। तो आज के टाइम में जब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था और समाज जैसी सभी जो क्षेत्रों में जो असंतुलन, जो संकट की जो स्थिति है वो बनती जा रही है, सतत विकास में क्या हुआ कि जो पर्यावरण सुरक्षा की जो भूमिका है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। एक और हमें अपने जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी जरूरतों को पूरा करना है। आपको जैसे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो इजीली हमें मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो एक लिमिटेबल जो संसाधन है, जो लिमिट में हमारे पास मौजूद है, उनको अगर हम ही सारे यूज कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या बचा पाएंगे। तो जो दूसरी और जो भविष्य की पीढ़ी के संसाधन है उसको भी सुरक्षित रखना भी हमारा काम है। यदि इसके साथ जो ऐसे मानव जीवन जो गतिविधि है उसके कारण से अम्लीय वर्षा, ऐसे पर्यावरण जो खतरे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, जिनका पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गहरा असर भी पड़ रहा है। सतत विकास की अवधारणा और स्तंभ क्या है, तो सतत विकास क्या है? सतत विकास वो विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता है उसको इस प्रकार से पूरा कीजिए जो भविष्य की जाने वाली पीढ़ी है वो भी अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रहे। ठीक है, उनको किसी भी चीज की समस्याएं ये सब सामना ना करना पड़े या फिर उनके लिए संसाधन जो है वो खत्म होते जाए। ये विकास जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संतुलित उपयोग के लिए होता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और जो सामाजिक न्याय है उसको एक साथ ये लोग जोड़ता है। तो ये विकास हमारी इस तरह से अपनी जो भूमिका है उसको निभाता है। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभों के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक ऐसा विकास है जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने में, रोजगार देने में और संसाधनों का एक उचित उपयोग करने में ये हमारी मदद भी करते हैं। जैसे कि हरित प्रौद्योगिकी हो गया, ग्रामीण उद्यम हो गया या स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो गया, तो ये इस तरह से हमारी मदद करता है। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिरता। सेकंड पॉइंट है हमारा सामाजिक समावेशन। तो सोशल इंक्लूजन में कैसे मदद करता है, सभी वर्ग को शिक्षा प्रदान, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका समान अवसर देने में ये हमारी मदद करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करें, बाल शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो योजना है उनके थ्रू ये हमारे सामाजिक समावेशन में भी हमारी मदद करता है। पर्यावरणीय संरक्षण, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो वनों की रक्षा, सुरक्षा और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन है उनको विवेक मतलब एक लिमिटेशन में, एक विवेकपूर्ण तरीके से उनको उपयोग करता है। जैसे वनों का संरक्षण, वनों को की सुरक्षा करना और जलवायु संरक्षण और प्लास्टिक पर नियंत्रण रखना कि कोई जो कम से कम हम प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ करें। मोस्टली हम पेपरों का यूज़ करें तो पेपर इजीली आपके रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक चीज़ें हैं उसमें से लोग आपने देखा होगा कि प्लास्टिक वगैरह वो लोग जलाते रहते हैं। तो इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि प्लास्टिक ऐसी बहुत ही जल्दी से रीयूज हम नहीं कर सकते हैं और इसको जलाने से भी कितनी सारी जो हार्मफुल जो गैसेस होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो इन तीनों स्तंभों के संतुलन से ही कोई जो एक देश है वो दीर्घकालिक रूप तक विकास की राह पर टिक सकता है। अब अम्लीय वर्षा की बात करें कि उसके कारण और प्रभाव क्या है। तो अम्लीय वर्षा है क्या, तो जो वायु में जो उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वर्षा के पानी के साथ मिलकर एक गंधक और नाइट्रिक जो अम्ल है ना वो बनाती है, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपका जो एसिड रेन बेस सॉरी आपका जो एसिड बेसिस का चैप्टर है ना उसमें आपको बताया गया होगा अम्लीय वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण क्या थे, तो अम्लीय वर्षा है वो कोयला, पेट्रोलियम इनके दहन के थ्रू होती है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं और जो कारखाने, वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं उसके थ्रू भी ये अम्लीय वर्षा होने के चांसेस होते हैं। वाहनों की जो बढ़ती संख्या से पेट्रोल, डीजल के से नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो गैसें हैं ये सारी जो निकल रही हैं ये भी एक कारण है कि जो हमारी जो अम्लीय वर्षा है वो हमें देखने को मिलती है। तो औद्योगिक उत्सर्जन, तो रासायनिक जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उसके कारणों की वजह से भी अम्लीय वर्षा हो सकती है।
प्रभाव क्या है, तो मिट्टी और जल पर क्या असर डालती है। तो जो अम्लीय वर्षा है ये मिट्टी की उर्वरता को ये घटा देती है और पानी का जो स्रोत है ना ये उसको प्रदूषित कर देती है। वनस्पति और फसलों का भी ये नुकसान कर रही है। पत्तियों को मतलब एकदम झुलसा देती है अम्लीय वर्षा होती है, तो पेड़ पौधों को ही तो नुकसान होता है अम्लीय वर्षा होने के कारण। जिससे जो पौधों की जो वृद्धि है वो वहीं के वहीं रुक जाती है, उनका जो जीवन है वही खत्म हो जाता है, या फिर वो सूख सूख उसके पत्ते झड़ झड़ के सूख के तो पेड़ को उसको सुखा देंगे। तो इस तरह से वो जो भी पेड़ पौधे हैं या कोई फसल वगैरह है तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो हमारी जो फसल है या पेड़ पौधे हैं तो इनको भी काफी नुकसान होता है अम्लीय वर्षा के कारण। जल स्रोतों में जीवों का नाश होना, तो झील, तालाब, नदियों में जो अम्लीय वर्षा है उससे जो मछलियां, वहाँ की जो जल में रहने वाली मछलियां, ये जलीय जीव है वो मरने लग जाते हैं। और भवन, जो मूर्तियों का नुकसान, तो ताजमहल, जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल संगमरमर की जो इमारतें हैं उस पे अम्लीय वर्षा से जंग और शरण मतलब जंग लगने लगी है। आप अगर आपने ध्यान दिया होगा पहले के टाइम से ताजमहल में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। मानव जो स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी समस्याएं ये हमें देखने को मिलती है। किस कारण की वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से। निष्कर्ष, तो सतत विकास और पर्यावरण संतुलन आज के युग में सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम सतत विकास के तीनों स्तंभों जैसे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखेंगे तो हम अपने समाज में पृथ्वी को सुरक्षित स्थान में, तो एक पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं हम। साथ में अगर हम बात करें कि अम्लीय वर्षा से पर्यावरण संकटों से निपटने के लिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रदूषण नियंत्रण और जो पर्यावरण जागरूकता है वो एक आवश्यक हो गई है, वो तो इम्पोर्टेंट हो गई है। इसलिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण मिलकर ही हमें एक स्वस्थ, सुरक्षित और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, जैव विविधता के विभिन्न जो स्तर हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैव विविधता क्या है, जैव विविधता को मापने के क्या प्रकार, अभी आपने बात की थी जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के महत्व बताइए, उसके कारण बताइए, मतलब उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में अलग ही चीज पूछ रहा है, ये जैव विविधता में भी तो पूछ रहा है, साथ में ये पूछ रहा है इसके मापने के क्या प्रकार है, क्या तरीके हैं। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखे बढ़ते हैं। प्रकृति ने हमें तरह तरह के पेड़ पौधे और पक्षी और जो कीट पतंग मतलब कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव जैसे दिखाई देते हैं ना, इन सभी जीवों पर ही प्रजातियों की जो विविधता है उसको ही जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी ही कहा जाता है। जैव विविधता का जो जीवन का आधार है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में, ये हमारे आज के टाइम में बढ़ते जो प्रदूषण है, जो वनों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही जैव विविधता खतरे में आ गई है। जो आज हम इस क्वेश्चन जो इस आंसर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की विविधता, एक जनसंख्या जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, कवक, जल जीव, पक्षी, ये सारे इसमें के अंदर शामिल होते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में सभी आते हैं जैव विविधता के अंदर। तो ये केवल प्रजातियों की संख्या ही नहीं है बल्कि ये उनके कार्य और उनके वातावरण और उनकी जो पारिस्थितिक भूमिका है ये उसको भी दिखाते हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तर, उनकी विशेषताएं क्या है, तो अनुवांशिक विविधता, जेनेटिकल डाइवर्सिटी, तो ये किसी प्रजाति के भीतर जीवों के जो जीन या डीएनए में पाए जाने वाले अंतर को ये दिखाती है हमें। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक ही धान की फसल है, वो कई किस्में हैं, इसमें स्वाद, रंग और जलवायु अनुकूलता में हमें अंतर बताती हैं। विशेषता, जैसे अनुवांशिक विविधता है, वो किसी प्रजाति को एक नई जलवायु, उनके रोग और बदलावों से निपटने की हमें शक्ति देते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं। प्रजातीय स्पेशल मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी में, तो ये किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली जो विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या और उनकी मात्रा को हमें बताती हैं। जैसे जंगल में बाघ है, हिरन है, बंदर है, पक्षी है, तो ये इस चीज की विविधता को, वैसे जितनी अधिक जो प्रजातियां होंगी पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसकी जो विविधता है, जो जनसंख्या है, उसको दिखाती है। जैसे जंगल, मरुस्थल, दलदल, नदी, समुद्र, ये सभी। हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, इसमें उदाहरण में पश्चिमी घाट, सुंदरवन, ये सभी चीज।
तो हर पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक विशेषता है और पृथ्वी के संतुलन में ये अपना योगदान भी दे रहे हैं। ये तीनों ही अब पृथ्वी के संतुलन बनाए रखने में अपनी 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 भूमिका निभा रहे हैं। जैव विविधता के मापने के प्रकार और तरीके के बारे में बात करते हैं। तो जैव विविधता को मापने का उद्देश्य यही है, ये जानना होता है कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक जो जीवन है उसको कितना समृद्ध और संकटग्रस्त बनाया जाए। प्रजातीय समृद्धि की बात करेंगे तो किसी स्थान पर कितनी प्रजातियां मौजूद हैं, और ये दिखाती हैं कि अगर जंगल में ए में 100 प्रजातियां हैं और जंगल बी में 50 है, तो जंगल ए अधिक समृद्ध माना जाएगा। स्पीसीज मतलब रिकॉर्ड रखते हैं कि इसमें कितनी जनसंख्या है, तो जंगल ए को ज्यादा समृद्ध मतलब ज्यादा पावरफुल देश माना जाएगा। ऐसे जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक कौन से, अल्पसंख्यक कौन से है, तो इनको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है जो बहुसंख्यक है। तो ऐसी ये चीजें जो ज्यादा संख्या वाले होंगे उनको ज्यादा मतलब समृद्ध और शक्तिशाली माना जाएगा। प्रजातियां समानता, तो ये बताते हैं कि जो विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो किसी क्षेत्र में कितनी संख्याओं में समान रूप से फैलती हैं। यदि किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति बहुत ज्यादा अधिक है और बाकी बहुत कम है, तो ये जैव विविधता में कम मानी जाती है। शैनन इंडेक्स की बात करें तो ये एक गणितीय तरीका है जिसमें प्रजातियों की संख्या और समानता को एक साथ हम माप सकते हैं। सैंपलिंग और सर्वेक्षण, तो जैव विविधता का जो आकलन है तो वैज्ञानिक द्वारा जो क्षेत्र सर्वेक्षण, डीएनए प्रशिक्षण, डीएनए टेस्ट और स्ट्रेट लाइन इमेजिंग और प्रजातियों की जो गिनती है, इन सब के माध्यम से की जाती है। निष्कर्ष की बात करें तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा पानी। तो जैसे हम हवा पानी के बिना नहीं रह सकते ह्यूमंस, तो वैसे ही जैव विविधता भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। तो इसके विभिन्न सारे आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक तंत्र तीनों के बारे में बात कर लिए, और ये मिलकर एक संतुलित और जीवंत दुनिया है उसको बनाते हैं। जैव विविधता को समझना और मापना इसलिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ताकि हम जान सकें कि किसी क्षेत्र में संरक्षण की ज़रूरतें या फिर हमें जो जैव विविधता है उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। प्रकृति में हमारी स्वच्छ जल और खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन के रूप में ये कैसे नाम देती है। तो जैव विविधता को बचाना वास्तव में ही मानवता का अब पेपर में कैसे पूछ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जैव विविधता को मापने के तरीके क्या है, या फिर शॉर्ट नोट्स जो आते हैं ना, जो पॉइंट्स आप पूछता है कि इसके बारे में बताइए। इसमें मैंने बोला कि जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछ सकता है। सेकंड आ सकता है कि जैव विविधता के बारे में बताइए। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछ सकता है कि अनुवांशिक जो विविधता है उसके बारे में बताइए, प्रजाति विविधता है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर उठाकर आपसे पूछ सकता है कि इसके बारे में बताइए। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको ये तीनों के बारे में ऊपर बताया, तो देख लीजिएगा। अगर इसे नहीं देखा एक बार फिर से देख लोगे तो कोई कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तो अधिनियम। तो 1981 के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। इसके ऑप्शन में ये है कि ओजोन परत संरक्षण के कारण और प्रभाव को बताइए। तो आज के टाइम में जो औद्योगिकरण है, जो शहरीकरण है, जो वैज्ञानिक जो विकास है, इसके साथ साथ ही पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या है वो भी काफी तेजी से फैल रही है। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण और ओजोन परत की क्षरण वैश्विक स्तर पर चिंताजनक एक हमारा चिंता मतलब एक टेंशन का जो हमारा सब्जेक्ट विषय बन चुका है। ये भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण की जो रोकथाम है उसको रोकने के लिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु जो अधिनियम है 1981 इसको लागू किया था। वहां पे जो ओजोन परत है उसका क्षरण धरती पर जीवन के लिए बड़ी गंभीर जो खतरा माना जाता है। ये जो हम इस चैप्टर में तो इस आंसर में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का उद्देश्य आपने ही पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आने के चांसेस हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। उद्देश्य यही था कि इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो वायु की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, और ताकि जो लोगों को जो स्वच्छ और जो सुरक्षित वातावरण है वो उन लोगों को मिल सके। मुख्य लक्ष्य और विशेषताएं क्या है, तो वायु प्रदूषण की जो परिभाषा है, तो अधिनियम के अनुसार ये एक ऐसी हानिकारक पदार्थ जैसे धुआं, गैस, धूल, इन सब का वायु में प्रवेश जो मानव, पशु और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वो वायु प्रदूषण ही कहलाता है। केंद्रीय राज्य प्रदूषण जो बोर्ड की स्थापना, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जो एसपीसीबीएस जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, इनकी स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत।
और ये बोर्ड वायु प्रदूषण की निगरानी, नियमों का पालन और तकनीकी जो सलाह देने के जो कार्य हैं, वो ये सब इन सब चीज़ों को हैंडल करते थे। उद्योग और वाहनों पर नियंत्रण, तो जो कारखाने हैं, वाहन हैं, अन्य जो स्रोत से निकलने वाले धुएँ, उनको नियंत्रित करने के लिए उन पे मानक मानक मतलब उस पे मतलब इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ रास्ते, कुछ योजनाएँ तैयार की गई हैं। बिना अनुमति के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दंड भी दिया गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। वायु जो गुणवत्ता है उसकी मानक, तो अधिनियम के जो तहत जो देश में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, आवासीय, औद्योगिक, संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके लिए जो वायु गुणवत्ता है वो एक मानक रूप से तय की गई है। जन जागरूकता और जल पर्यावरण सुरक्षा, तो नागरिकों में जो जागरूकता फैलाना और जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है कि सभी लोगों को अपनी जो वायु प्रदूषण, जो हमारे प्रदूषण फैल रहा है, इसको ठीक करने में अपने पर्यावरण को उन प्रदूषण से बचाने के लिए अपनी भूमिका मतलब अपना योगदान देना चाहिए। तो ये अधिनियम भारत में जो वातावरणीय संतुलन है और जो मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम भी उठाया गया है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत क्षीण और क्या कारण थे, तो ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत एक वायुमंडल की ऊपरी जो परत होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो सूरज से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो यूवी किरणें है ना, उसको पृथ्वी तक पहुंचाने से ये रोकती है। और ये जो परत है ये जीवन के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन चुकी है, जो हमारी पृथ्वी पर लगा हुआ है। जो सनरेज है ना, जो यूवी जो रेज आती है हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्किन जो हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो लोगों को देखने मिल सकती है, क्योंकि यूवी रेज जो आपने पढ़ा होगा यूवी रेज कितनी हार्मफुल होती है। तो ओजोन परत क्या है कि हमारी पृथ्वी को ओजोन जो रेज है, उनकी जो हार्मफुल जो रेज हमारी जो पृथ्वी पर पड़ेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो नष्ट होती जाएगी। तो उसको बचाने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है, उन यूवी रेज से हमारी पृथ्वी को बचाती है। ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारण क्या है, तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये गैसें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, एरोसोल में ये प्रयोग होती हैं। ये ओजोन जो अणु हैं उनको तोड़कर परत को नुकसान पहुंचाती हैं। हैलोजन गैसें, तो ब्रोमीन, क्लोरीन जैसे तत्व है ना, ये ओजोन के शत्रु बन गए। और जो ऊंचाई पर जो रॉकेट और जो विमान के प्रभाव है, ये ऊपरी वायुमंडल में हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। ओजोन परत के प्रभाव, तो मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है, तो यूवी जो किरण है उसमें त्वचा कैंसर, आंखों में जो मोतियाबिंद जाता है वो देखने को मिल रहा है। और प्रतिरक्षा जो प्रणाली है इस पर काफी ज्यादा इसका बुरा असर पड़ रहा है, ये हमारी यूवी रेस की वजह से हो रहा है। पौधों और फसलों पर क्या असर पड़ रहा है, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पौधों की वृद्धि को रोक देती हैं और जो फसल जो उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा हमें घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। जलीय जीवन को खतरा, तो समुद्र की सतह पर रहने वाले जो प्लवक जो प्लैंकटन जो भोजन श्रृंखला का जो आधार है वो सब भी नष्ट हो सकता है। जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा, तो ओजोन परत के क्षरण से जो तापमान है, जो संतुलन है, जलवायु परिवर्तन को भी उनकी गति मिल जाती है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता वो हुआ था। इसमें हानिकारक गैसों को प्रयोग करने में बंद करने में उनकी योजनाएं बनाई गई थी, इससे हमारी जो ओजोन परत है उसकी रक्षा की जा सके। निष्कर्ष, तो वायु प्रदूषण और ओजोन परत में जो क्षरण है, ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, आज हमें केवल जो वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक जो समस्या है ये बन चुके हैं। वायु अधिनियम 1981 में जो भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया था, जबकि जो ओजोन परत की सुरक्षा है वो पूरी मानवता की साझा जिम्मेदारी के तहत ही होता है। इसमें ये आवश्यक है कि हम जो प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल के तकनीकी, जन जागरूकता के जो उपाय हैं उसको अपनाएं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का जीवन हम उन लोगों को दे सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपदाओं के कारण प्रभाव प्रभाव और शमन उपाय है क्या है। आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व क्या है। तो परिचय देख लेते हैं पहले। आपदा, तो डिजास्टर का क्या अर्थ है, तो ऐसे अचानक जो घटित होने वाली जो प्राकृतिक और मानव जनित जो घटना है, जो जन धन की जो भारी जो हानि बहुत हमें ज्यादा हार्मफुल करता है, ऐसे सामान्य जीवन है उसको उसके अंदर मतलब उसके अंदर एक बाधा लेकर आती है। ऐसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात, सूखा, औद्योगिक जो दुर्घटनाएं, ये सभी। तो भारत को एक आपदा संवेदनशील देश, जहाँ पर प्राकृतिक और मानव जनित जो दोनों तरह की जो आपदाएं वो समय समय पर आती ही रहती हैं,
इसलिए ये आवश्यक है कि हम आपदाओं के कारण, प्रभाव और शमन के बारे में, उपायों के बारे में हम समझ सकें। तो प्रभावी जो आपदा है वो न्यूनीकरण रणनीतियों को भी अपनाएं। आपदाओं के क्या कारण प्रभाव थे? तो आपदाओं के कारण क्या थे? प्राकृतिक कारण तो भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। जलवायु परिवर्तन और असंतुलित जो प्राकृतिक घटनाएं, ये सभी हमें देखने को मिलती है। ये कारण है। तो मानव निर्मित कारण क्या है कि वनों की कटाई, अत्यधिक निर्माण, मतलब कि सबसे ज्यादा कि यार कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये सब अत्यधिक निर्माण की वजह से भी हमारा जो प्रदूषण है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो खनन और प्रदूषण, तो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय जो नियम है उसको अनदेखी, मतलब पर्यावरण नियमों को पालन ना करना, उनको अनदेखा करना, तो इग्नोर मारना बिल्कुल। औद्योगिक जो दुर्घटनाएं हैं जैसे भोपाल गैस कांड। आपदाओं के प्रभाव क्या है? तो जन धन की हानि, तो जिन माल का जो नुकसान है, घर और संपत्ति का विनाश हो रहा था। आजीविका पर असर पड़ा था, किसान, मजदूर, व्यापार सभी इस रोगों से प्रभावित हो रहे थे। स्वास्थ्य समस्याएं तो बीमारियां, भोजन व पानी की कमी से मानसिक तनाव की वजह से देखने को मिल रहा था। प्राकृतिक संसाधन की हानि, तो मिट्टी, जल, वनस्पति, इनको भी नुकसान पहुंचा था। विस्थापन, तो प्रभावित जो लोग हैं उनको राहत शिविरों में रहना पड़ रहा था। आपदा शमन के उपाय, तो जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, ऐसे समय रहते मौसम, भूकंप, तूफान की हमें जानकारी मिल जानी चाहिए, जिससे हम अलर्ट हो जाए, हम वार्न कर सकें। स्थायी निर्माण, तो भूकंप रोधी भवन, तटबंध, बांध, वर्षा जल संचयन, इन सब का निर्माण करना चाहिए, ताकि इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फेस करने के लिए हम स्टेबल रह सके। जागरूकता और प्रशिक्षण, तो स्कूलों में और ग्राम स्तर पर आपदा से बचाव और बचाव कार्यक्रम के बारे में हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो वनों की कटाई को रोक देना चाहिए और जल को बचाना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। ये सारी जो प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा इनके थ्रू हम कर सकते हैं। समन्वित राहत और पुनर्वास, तो ये सरकार, एनजीओ, स्थानीय जो लोगों की भागीदारी है, इसमें इनकी राहत काम करने के लिए, मतलब राहत का काम है कि सरकार, जो एनजीओ है ना, स्थानीय लोग हैं, इनकी भागीदारी रही है सम्मिलित मतलब पुनर्वास करने में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपदा के बारे में बताया जा रहा है आपको। आपदा न्यूनीकरण रणनीति के मुख्य तत्व क्या है? तो जो आपदा न्यूनीकरण रणनीति है, जो आपदाओं से होने वाली जो हानि है उसको कम करना, जीवन पर्यावरण को सुरक्षित बनाना, और जो आपदाओं के समय जो त्वरित जो प्रभावी प्रतिक्रियाओं में देखने को मिलती है। मुख्य तत्व क्या है इसके? जोखिम की पहचान, तो संभावित जो आपदा होती हैं उनकी पहचान कराना, उनके प्रभाव के बारे में उनकी पहचान करना, उनके प्रभाव के बारे में बात करना। पूर्व चेतावनी प्रणाली, जैसे तकनीकी संसाधन, उससे आपदा की जो सूचना है वह पूर्व दी जाती है, ताकि जो समय रहते हम उसका बचाव भी कर सकें। संरचनात्मक उपाय, तो मजबूत और सुरक्षित जो इमारतें हैं, बांध, तटबंध, जल निकासी जो व्यवस्था है, उनको देखने का काम करना है। गैर संचारात्मक उपाय, तो जो जन जागरूकता है, शिक्षा है, नीति निर्माण है और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण है, ये सारी इन लोगों की भूमिका निभाती हैं। तो ये सारी जो रणनीति है इनके तत्व हैं। स्थानीय भागीदारी, तो जो समुदाय है उनको प्रशिक्षण को देकर उन्हें स्वयं सक्षम बनाना होता है। और प्रशिक्षण अभ्यास, तो समय समय पर आपदा अभ्यास, मॉक ड्रिल, ये सब कराना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मॉक ड्रिल हुआ था जब युद्ध होने वाला होता है, तो ये हमें एक अलर्ट देता है कि हमारे कि हाँ, ये चीज़ होने वाली है, कभी भी हो सकती है। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको जो चीज़ें हैं वो बता दें कि आप किस तरह से उससे सेफ रह सकते हो। तो नीति और स्थानगत जो ढांचा है, तो एनडीएमए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है या संस्थान है, उसकी स्थापना और कार्य हेतु ये नीति सारी जो बनाई गई थी, ताकि हम अपनी जो समस्याएं जो आने वाली होती हैं उनसे आसानी से लड़ सकें। निष्कर्ष, तो आपदाएं पूरी तरह से हमें रोकी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो सतर्कता है, जो तैयारी है, वो सही रणनीति से इसके प्रभाव को हम इसको कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें न केवल सरकार की जो योजना है उस पर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि जो हर नागरिक है, जो समुदाय है, उसको जागरूक और संगठित और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपदा ये कभी भी आ सकती है, तो हमें उस अकॉर्डिंगली तैयार रहना चाहिए। अब हर चीज़ के लिए आप लोग सरकार पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, कुछ हमारे सिटीजन जो वर्क है हमें वो करने चाहिए। यदि हम आपदा न्यूनीकरण की जो रणनीति है उसको सही ढंग से अपनाएंगे,
हमें एक सुरक्षित, सतत और आपदा प्रतिक्रिया का सक्षम समाज वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और कल्याण को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के टाइम में जो मानव जनसंख्या है वो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है उनकी, और वैश्विक तौर पर ये हमारे लिए एक चुनौती भी साबित हो चुकी है। इससे न केवल जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दबाव बढ़ रहा है, बल्कि जो पर्यावरणीय असंतुलन है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं और जीवन स्तर है उसमें भी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। इसी प्रकार अगर बढ़ती जनसंख्या और जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन्य जीवों का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल संकट में पड़ जाएगा। और भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भी लागू किया है, ताकि जैव विविधता को संरक्षित सुरक्षित किया जा सके। इसके बारे में हम इस आंसर में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या थे। पर्यावरण पे प्रभाव, तो वनों की कटाई, तो अधिक भूमि की जो आवश्यकता होती है तो उन लोगों को, तो वो जंगलों का नाश हो रहा था, वो वनों की कटाई कर रहे थे, जंगल का बिल्कुल खत्म कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ रही थी, जिससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही थी। जल और वायु प्रदूषण, तो जो अधिक लोग हैं ऐसे अधिक कचरा, गंदगी, वाहन, ये सारे जो नदियां हैं, हवा को, ये सब चीजें प्रदूषित कर रही थी। तो जैव विविधता का ह्रास, तो आवासीय जो विस्तार है, खेती के कारण जो वन्य जीव है वो आवास, उनका जो रहने की जगह है वो नष्ट हो रही थी। मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव, तो भीड़ भाड़ और अवस्था, जो शहरी क्षेत्रों में जो भीड़ के कारण ट्रैफिक, शोर और तनाव की समस्या है वो बढ़ रही थी। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, तो अधिक जनसंख्या होने की वजह से अस्पताल में दवा, डॉक्टर और संसाधनों की भारी कमी है वो हमें देखने को मिल रही थी। कुपोषण और भूख, तो सीमित संसाधन में सभी को भोजन, पोषण और साफ पानी मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि लोग इतना गंदगी फैला रहे हैं कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। रोजगार की कमी, तो अधिक जनसंख्या के कारण जो बेरोजगारी है, गरीबी है और अपराध भी इतने बढ़ रहे थे कि रोजगार की कमी हो रही थी। किसकी वजह से, रोजगार की कमी की वजह से। लोग को नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। वो जो काम करने, पैसे कमाने के लिए वो गलत तरीकों का यूज करते हैं। इसकी वजह से अपराधों में कितने जो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके रोज कोई ना कोई केसेस आते रहते हैं। कोई ऐसे मतलब कोई चोरी कर रहे हैं, कोई कुछ करके, किस लिए, पैसों के लिए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये एक मेन कारण है, रोजगार की कमी की वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अंत जो जनसंख्या है वो नियंत्रण और संसाधन के संतुलित जो उपयोग है उसके बिना सतत विकास को संभव नहीं है। सेकेंड है इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विशेषता है। तो जो वन्य संरक्षण अधिनियम है 1972 में हुआ था, ये भारत में जो वन्य जीव है, पक्षी हैं, पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य है कि जैव विविधता को बचाना है और पर्यावरणीय संतुलन उसको बनाए रखना है। इसकी विशेषताएं क्या थी। वन्य जीवन का वर्गीकरण, तो अधिनियम के तहत जीवों को जो विभिन्न जो अनुसूचियां, शेड्यूल्स में बांटा गया था। ऐसे ऐसे अत्यंत जो संरक्षित प्रजातियां हैं, बाघ, सिंह, इनका शिकार पूरी तरह से वर्जित है, बिल्कुल खत्म कर दिया था। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना अनुमति के किसी भी संरक्षित जो वन्य जीव है उसका शिकार या हत्या करना कानूनन अपराध बना दिया था। सरकार ने ये कदम उठाए थे। तो व्यापार और तस्करी पर रोक, जैसे वन्य जीव की जो खाल है, तो जैसे बात करें हाथी के दांत, तो उनको दूसरे देशों में जाके बेचा जाता है जिससे भारी कीमत, क्योंकि हाथी के दांत हो गए या किसी भी चीते वगैरह की खालें हो गई, तो इनको अदर देश, मतलब अदर जो विदेशी देश है वहां पे जाके इनको बेचा जाता था। तो ये सारी चीजें एक कदम मतलब कम कर दिया, और ये कानूनी रूप से अभी अपराध बन चुका है। हड्डी की बात करें, सींग या अंगों के रूप में, मैंने बताया हाथी के दांत जो बहुत महंगे होते हैं, तो इन सब चीजों की तस्करी होती थी। तो इसमें सरकार ने बैन लगा दिया, अगर ये सब करते हुए पकड़ी गए तो उनको दंडित किया जाएगा, या फिर जो भी इन लोगों ने कानून बनाए हैं उसके थ्रू उनको दंडित दिया जाएगा अगर वो ऐसा करते हुए देखे गए तो काफी जो पहले होता था ना, लोग जो पशु पक्षी उनकी तस्करी करते थे कुछ पैसों के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना, तो देश भर में संरक्षित जो स्थापना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर की जो रिजर्व है, ये सारे उद्यान, इन सबकी स्थापना की गई थी, जहाँ पे इन सबको रखा गया था।
और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB में 2006 में इस अधिनियम के तहत ये ब्यूरो बनाया गया, जो अवैध तस्करी और शिकार की निगरानी है, उन लोगों के ऊपर ये ध्यान देते हैं। दंड का प्रावधान तो अधिनियम को उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान दिया गया था। जागरूकता और शिक्षा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा के लिए जन जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए दोनों ही परस्पर जो विषय है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव से न केवल जो मानव जीवन है वो उनका संकट बढ़ रहा था, बल्कि जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो वन्य जीवन के जीव है उससे भी प्रभावित हो रहे थे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे जो कानून है उसके जरिए सरकार ने इस संकट को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन जो असली बदलाव वो तभी आएगा जब जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता सामूहिक प्रयास के साथ ही हम इसे देखेंगे। हाँ, तो इस दिशा में शिक्षा नीति और ये सहभागिता ये सब मिलकर ही एक स्वस्थ और संतुलित भविष्य है, उसके बाद उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्य पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, उनकी संरचना, उनके कार्य के बारे में बताना है। और जिसके ऑप्शन में है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर कैसे प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो, अगर इसे मैंने आप ओनली पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी अलग से पॉइंट से पूछ सकता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। या उसके प्रकार पूछ सकता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या प्रकार के बारे में बताइए, या उसकी संरचनाओं के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, संरचना, उसके कार्य के बारे में बताइए। ओके, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, तो भारत की जो वो जटिल प्रणाली है जिसके अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, तेल, वायु सभी प्रकार के से एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो ये मिलकर जीवन चक्र चलाते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति के सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। इसके साथ ही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव है वो जीवों के साथ ही फूड चेन है उसके माध्यम से ही होता है। तो जीवन के जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए इस आंसर में हम पढ़ेंगे कैसे इन लोगों ने मैनेज किया, इकोसिस्टम में कैसे ये सब मैनेज हो रहा है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र प्रकार, संरचना और कार्य। तो वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे तो उष्ण जो कटिबंधीय वर्षाएं है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो भारत के ये पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। ये पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं और ये भारी वर्षा, संघर्ण हरियाली और जैव विविधता में भरपूर होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, तो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसमें मध्य भारत, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट, ये वर्षा कम होती है यहाँ पर, पत्तियां गिरती रहती हैं। समशीतोष्ण वन, तो टेम्परेट जो फॉरेस्ट है ये ऊंचाई वाले क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में, तो ये ठंडी जलवायु और सीमित जो प्रजातियां हैं ये वहां पर होते हैं। अब मैनग्रोव वन, तो समुद्री तटीय क्षेत्र है जैसे सुंदरवन और खारे पानी में ये लोग ये पनपते हैं और इनका जड़ों का जाल है, इनका जड़ों का जाल होता है। मैनग्रोव वन की बात करें। अब संरचनाओं की बात कर लेते हैं। तो संरचना जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ये जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक, अबायोटिक चेंज, तो ये सारे तो आपने पढ़े ही होंगे। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैविक मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक लाइन में आप इसका आंसर मुझे बताइए बायो में, उसमें सॉरी कमेंट बॉक्स में। तो बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैविक जो घटक है, उसमें क्या आता है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। तो प्रोड्यूसर की बात करें जहाँ ये पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे और जो सूर्य की जो ऊर्जा है ये उससे अपना खाना बनाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही होगा कि पेड़ पौधे किस तरह अपना खाना बनाते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं अगर कंज्यूमर की हम लोग बात करें, जैसे हिरन, बाघ, पक्षी, तो ये अन्य जीवों या पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये किसी और पर डिपेंडेंट है। अब घटक डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया, फफूंदी और जो मृत जीवों की जो विघटित करते हैं ना, वो डिकम्पोजर होते हैं। जैसे मृत शरीर पड़ा रहता है, मतलब कोई भी से अपने कोई कीड़ा वगैरह देखा होगा तो वो मर जाता है, तो जो वहां पे उसको फिर कीड़े खाने लग जाते हैं, वो उसको नष्ट कर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर होते हैं। अब घटक होते हैं वो बैक्टीरिया, फफूंदी, तो ये सारी चीजें हमें डिकम्पोजर में ही सब चीजें देखने को। कोई भी मृत शरीर हो गया तो उसको ये लोग उसमें कीड़े लग जाना ऐसा आप बोलते हो, तो सारे वो डिकम्पोजर होते हैं।
अब बात करें अजैविक घटक की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इसमें क्या आता है? मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान, नमी, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। और इनके कार्य क्या होते हैं? तो जो फंक्शन बात करें तो ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन जो अवशोषण है उसमें ये हमारे रूप से मदद करते हैं। पानी के चक्र और वर्षा में योगदान रहता है इनका। मिट्टी संरक्षण, मिट्टी की सुरक्षा करना, उपजाऊता को बनाए रखना इनका काम होता है। जैव विविधता की सुरक्षा करना, और जो मानव जीवन के लिए संसाधन है, लकड़ी, औषधि, इनकी भी आपूर्ति हो जाए। तो ये सारे जो फंक्शन है ये सब लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह का क्या मतलब है? सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो पौधों द्वारा उपयोग करके भोजन में परिवर्तित किया जाता है। तभी जो उस भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण है उसको ही ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, एनर्जी फ्लो। अब ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सूर्य, तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। उत्पादक, तो पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं ये हिरण, गाय, ये सारे जो ये पौधों को ही खाते हैं। तो बेसिकली जो ये प्राथमिक जो उपभोक्ता है ये किस पे डिपेंडेंट है? उत्पादक पे, प्रोड्यूसर पे, तो हार्बिवोरस। और जो द्वितीयक उपभोक्ता है कार्निवोरस, तो शेर, बाघ, जो शिकारी है। अभी देखो ये जो हिरण गाय, ये लोग हिरण गाय मतलब ये सब चीजें खाते हैं। और जो हिरण गाय हैं ये किस पे, ये क्या खाते हैं? ये पौधों के, पेड़ पौधों द्वारा जो ये पेड़ पौधे हैं उनको खाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक जो उपभोक्ता है हार्बिवोरस है ये किस पर डिपेंडेंट है? ये प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। और जो कार्निवोरस है किस पर डिपेंडेंट है? ये हार्बिवोरस पर डिपेंडेंट है। तृतीय उपभोक्ता, तो टॉप प्रेडेटर्स में जैसे बाज, तेंदुआ, ये सारी जो मांसाहारी है ना, अब ये चीज ही दोनों, ये बाज, तेंदुआ, ये जो अन्य जो मांसाहारी जीव है ये दोनों चीजें खा लेते हैं। ये फल से जो पेड़ पौधे चीजें बनाते हैं ये इनको भी खा लेते हैं। और ये जो जीव जंतु वगैरह है मतलब जैसे हिरण वगैरह हो गए तो ये उनको भी खा लेते हैं। अब बात करते हैं अपघटक डिकम्पोजर, तो जैसे केंचुआ, बैक्टीरिया, ये जो मृत जीव होते हैं ना उनको विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्व इसको लौटा देते हैं। डिकम्पोजर ये काम करते हैं। तो ऊर्जा एक दिशा में एक प्रभावित होती है, सूर्य, पौधे, जानवर और अपघटक। तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो लगभग है ना वो 90% भाग है वो उपयोग हो जाता है, केवल 10% है ना अगली कड़ी तक ही पहुंचता है। और यही नियम ऊर्जा का 10% नियम ही कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ऊर्जा के 10% का 10 ऊर्जा का जो 10% नियम है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से में बताइए। तो जो मैंने आपको बता दिया है और बाकी तो आप बना के लिख ही लोगे। मेन जो पॉइंट बताने का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ओके, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। वन जो पारिस्थितिक तंत्र है वो न केवल पेड़ों का जो समूह है वो है, बल्कि एक जटिल, संतुलित और पारिस्थितिक प्रणाली है और जो जीवन को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी विविधता, संरचना और जो कार्य जो पृथ्वी के जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करता है। ऊर्जा प्रवाह को, ये नियम को हमें समझाता है कि प्रकृति में जो हर जीव है वो अपनी जगह और भूमिका है। यदि हम पारिस्थितिक तंत्र को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए, तो जो जीवन शैली है उसको अपनाना होगा। यदि आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य की ये गारंटी भी देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कितने स्थान बनना है? तो ये क्वेश्चन है कि डैश में ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचती है, मतलब बचाती है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, बचाती है। तो कौन बचाती है? जो जो डैश में ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है। तो इसका देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में जो जैव विविधता है, हॉटस्पॉट की कुल संख्या क्या है? जो वायु पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? डैश वन क्षेत्र का जो अनुमानित प्रतिशत है वास्तव में भारत के पास होना चाहिए। तो फिर इन द ब्लैंक्स है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। जीन बैंक, तो आंसर देखते हैं। समताप जो मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है, वो ओजोन परत में हमें यूवी किरणों से बचाती है। जैव जो भारत में जो जैव विविधता है वो हॉटस्पॉट की जो कुल संख्या है वो 4 है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और 33% जो वन्य क्षेत्र है उसका अनुमानित जो प्रतिशत है वो वास्तव में भारत के पास होना चाहिए।
जो चीन बैंक है वो एक्स संरक्षण नीति है उसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को विस्तारित रूप से समझाना है। तो इनकी फुल फॉर्म के बारे में बताना है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। NGT तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। और MOAFSCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 10 के संक्षिप्त टिप्पणियां जैसे अब लुप्त प्राय प्रजातियां, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे, और अम्लीय वर्षा, चिपको आंदोलन, पवित्र उपवन। तो जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, जो लुप्त प्रजातियां हैं वो जीव जंतु या पौधे होती हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे एक्सटिंक्शन विलुप्ति के कगार पर आ गई है। इसके संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सरप्राइज ना ये रेड लिस्ट जारी कर दी जाती है, जैसे बाघ, कछुआ, गंगा, डॉल्फिन, ये सभी भारत की जो लुप्त प्राय प्रजातियां जो खो गई हैं बिल्कुल। ये जैव विविधता में बनाए रखने के लिए इनका जो संरक्षण है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, अत्यंत आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी की जो औसत तापमान है उसमें लगातार हो रही वृद्धि की वजह से जो मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे CO2, CH4, तो इन सब के उत्सर्जन की वजह से इसके कारण जो जलवायु जो परिवर्तन है, जो समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है, बर्फबारी में कमी आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ जैसी समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो ये सभी है ना पूरे जो विश्व के लिए गंभीर जो पर्यावरण चुनौती है वो बन गई है। अम्लीय वर्षा तो जब भारत में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जल वाष्प के साथ मिलकर तेजाब, एसिड ये सब बनाएंगी और ये वर्षा के साथ नीचे गिरती हैं तो जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये मिट्टी की उर्वरता को भी घटा देती है, पेड़ पौधों का भी नुकसान कर देती है और इमारतों को भी ये क्षति पहुंचा देती है। चिपको आंदोलन तो ये एक पर्यावरणीय जन आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में, तब उत्तर प्रदेश के रैणी गांव से हुई थी। और ये ग्रामीण महिलाओं फुटो के जो ग्रामीण महिलाएं हैं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें चिपक के गए थे। और ये आंदोलन जंगल के संरक्षण और महिलाओं की जो पर्यावरण भूमिका है इसका प्रतीक बन गई थी। और इसके जो नेता है सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट है पवित्र उपवन। तो जो पवित्र उपवन है वो जंगल होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय या धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि है उसके पवित्र उसको मानते हैं, उनकी सुरक्षा है। और ये प्रारंभिक रूप से जो संरक्षित जैव विविधता है उसके केंद्र होते हैं। भारत में जो मेघालय है, जो राजस्थान है, केरल है आदि राज्यों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं जो जैव के संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं देखो जैसे जैव विविधता चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन एक जो चिपको आंदोलन है वो राजस्थान में हुआ था। और एक भी बिश्नोई आंदोलन है। तो ये कितने सारे आंदोलन है, सारे सिमिलर हैं, लेकिन बेसिकली इनका यही पॉइंट है। इन लोगों का मकसद यही था कि पर्यावरण को बचाना है। जो एक और चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन में ये भी है, इसका भी नाम सेम रखा था। तो वो अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था। उन्होंने भी पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी थी पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए। तो काफी ज्यादा लोग उसमें मर भी गए थे। तो इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। बिश्नोई आंदोलन है वो भी सेम ऐसी है। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आपका अगला एग्जाम कब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो मेजोरिटी में जो सब्जेक्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना देंगे। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी को PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप मैसेज करिए, वहाँ से जाकर PDF ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।